तो दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में कुछ तार्किक विश्लेषण करेंगे, कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति पद्धति, सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ, है ना, कृष्णमूर्ति पद्धति। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी। समझते जाइएगा, वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। कृष्णमूर्ति पद्धति का सिद्धांत क्या है कि ग्रह जो है वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, इसके द्वारा जो दर्शाए गए भाव हैं, ग्रह जिस नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भाव जो हैं, इन भावों के परिणाम देता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई भी जो ग्रह है वो जिस नक्षत्र में स्थित है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए जो भाव हैं, इन भावों के परिणाम, जो दर्शाए गए भाव हैं, इन भावों के परिणाम देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ग्रह अपनी दशा में, ग्रह अपनी दशा में, जिस नक्षत्र में, मतलब ग्रह अपनी दशा में कैसे कि ग्रह जिस नक्षत्र में स्थित है वो अपनी दशा में अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भाव जो हैं उनके परिणाम देता है। मान लीजिए सूर्य जो है किसी जातक की कुंडली में, वो जिस नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, मान लीजिए कि वो चंद्रमा है। ठीक है, अब चंद्रमा जो है उस कुंडली में वो चौथे भाव में बैठा हुआ है, समझते जाइएगा। ठीक है, और वो 9वें भाव का जो है स्वामी है। चंद्रमा क्या है, उस कुंडली में चौथे भाव में बैठा हुआ है और 9वें भाव का स्वामी है। तो जो सूर्य ग्रह की दशा जब भी आएगी तो उसमें क्या होगा, जातक को चंद्रमा के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम मिलेंगे। ठीक है, क्या समझाना चाहता हूँ मैं कि हम ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है और ग्रह का जो है नक्षत्र स्वामी ग्रह है। बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ये हमारा प्लैनेट है और ये जो है मेरा इस प्लैनेट का स्टार लॉर्ड है। कुछ लोग इसे एनएल भी बोलते हैं, जो भी आप बोल रहे हो। प्लैनेट जो है वो खुद ए, बी और सी ऐसे 3 भावों को बता रहा है, और प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो अलग भाव बता रहा है, वो मान लीजिए कुछ एक्स, वाई, जेड जैसे भावों को बता रहा है। तो इस प्लैनेट की दशा में जातक को इन ए, बी और सी भावों के परिणाम नहीं मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे जातक को एक्स, वाई और जेड के। मान लीजिए कि सूर्य है और सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। अभी मैं ये सिर्फ आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। सूर्य जो है मान लीजिए कि वो 3रे भाव में बैठा हुआ है और वो 10वें भाव का स्वामी है। चंद्रमा जो है वो 4थे भाव में बैठा हुआ है और वो जो है वो 9वें भाव का स्वामी है। तो
इस जातक को सूर्य की दशा में, हम सूर्य की दशा में क्या सोच रहे हैं कि जातक को तीसरे भाव के परिणाम मिलेंगे, 10वें भाव के परिणाम मिलेंगे। लेकिन असल में चूंकि सूर्य जो है वो जिस नक्षत्र में स्थित है, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। तो सूर्य को, इस ग्रह को, मतलब इस जातक को सूर्य की दशा में जो है चंद्रमा के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम मिलने हैं। ये चीज जो है नक्षत्र ज्योतिष ये बात को बोलता है कि ग्रह जिस नक्षत्र में स्थित होता है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते आना दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पता है, लेकिन अपन को यहाँ से आगे थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको एक सर्किल ज़रा बना के बताता हूँ। तो ना ये मैंने अभी एक सर्किल बनाया, ठीक है। मान लेते हैं कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, और इस सर्किल को अभी अप्रॉक्सीमेटली हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मैंने ना ये 3 भागों में विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है मेरा ये 0 डिग्री है, फिर ये जो है मेरा ये इसके बाद में जो है मेरा 120 डिग्री है, और फिर ये जो है मेरा ये 240 डिग्री है, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मेरी मेष राशि शुरू होगी, पहले नंबर की राशि यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 5वें नंबर की होगी, फिर यहाँ से जो है 9वें नंबर की राशि शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक राशि होगी, यहाँ पर भी मेरी एक राशि होगी, सिर्फ अभी समझ रहे हैं दोस्तों हमें ना, और यहाँ पर भी क्या है, एक राशि होगी। तो ये मेरी क्या होगी, 0 से 30 डिग्री की एक राशि होगी, ये 120 डिग्री से 150 डिग्री की एक राशि होगी, और ये 240 डिग्री से 270 डिग्री की मेरी एक राशि हो जाएगी। इस राशि में शुरू के 13 डिग्री 20 मिनट में मुझे एक नक्षत्र मिलेगा। इस राशि में भी मान लीजिए शुरू के 13 डिग्री 20 मिनट में मुझे एक नक्षत्र मिलेगा, और यहाँ पर भी जो है मुझे शुरू के, चलो ऐसा समझ लेते हैं, शुरू के 13 डिग्री 20 मिनट में एक नक्षत्र मिलेगा। सिर्फ अभी समझने के लिए है ना, अभी आप ऐसा मत सोचना कि ये कितना एरिया लेके चल रहा है, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे एक नक्षत्र होगा, ये यहाँ पे मेरा जो है एक नक्षत्र होगा, और यहाँ पे जो है मेरा एक नक्षत्र होगा। अब हमने क्या बोला कि ग्रह जो है मेरा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना, ये बहुत अच्छे से समझते आना दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ पर जो है मेरा एक प्लैनेट बैठा हुआ है। ये क्या है, मेरा एक प्लैनेट है, ये मेरा एक ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको मैं ग्रह 1 बोल देता हूँ। और यहाँ पर भी ये 120 डिग्री के बाद जो पहला नक्षत्र पड़ता है, यहाँ पर एक दूसरा ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, इसे मैं ग्रह 2 बोल देता हूँ। बहुत बहुत अच्छे से समझना है ये चीज़ें, है ना। तो ग्रह जो है आपको, ये जो मेष राशि में शुरू में जो 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र होता है, और यहाँ पर जो सिंह राशि होती है, सिंह राशि में भी जो शुरू का जो 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र है वो केतु का ही होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो मेरा ग्रह 1 है और मेरा क्या है यहाँ पर फिर एक ग्रह 2 है। तो ये जो मेरा ग्रह 1 है ये किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और जो ग्रह 2 है मेरा ये भी केतु के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस कुंडली में या फिर इस जातक के लिए जो केतु है मेरा, केतु बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, है ना। केतु जो है मेरा ये कुछ A, B, C और D जैसे भावों को जो है वो प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इस जातक को ये जो पहला ग्रह है ये, इसकी दशा में केतु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम मिलेंगे, और ये जो ग्रह 2 है
इसकी दशा में भी जातक को उसका जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है जो कि केतु है, केतु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम मिलेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने अपनी रिसर्च में क्या पाया कि यार ये दोनों ग्रह जो हैं वो उस नक्षत्र में स्थित हैं जिस नक्षत्र का स्वामी ग्रह मान लो सेम है दोनों ही के लिए। पहला ग्रह भी जो है वो केतु के नक्षत्र में है, यह भी मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। ये दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में क्या है स्थित हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि इस ग्रह की दशा में थोड़े अलग परिणाम मिल रहे हैं और इस ग्रह की दशा में अलग परिणाम मिल रहे हैं। ये चीज़ जब उन्हें पता लगी तो उन्होंने फिर क्या किया कि विंशोत्तरी दशा के क्रम के अनुसार इस ग्रह को फर्दर उन्होंने सब डिवाइड किया उप नक्षत्र में। मतलब ये जो नक्षत्र वाला जो ग्रह था, ये जो मेरा ये जो 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट का ये जो समय होता है, मतलब ये जो मेरा नक्षत्र का जो स्पान होता है, इसको उन्होंने फर्दर डिवाइड किया किसमें, उप नक्षत्र में। अब यहाँ पे समझते आना दोस्तों, क्योंकि खेल जो है वो यहीं पे ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने उसको फर्दर उप नक्षत्र में डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो है मेरा ये उप नक्षत्र आ गया और यहाँ पर भी जो मेरा जो है वो उप नक्षत्र आ गया। मतलब ये जो मेरा ग्रह है ये यहाँ पर किसी डिग्री मिनट और सेकंड में स्थित है, जिसके अनुसार मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरा ग्रह है ये केतु के नक्षत्र में है। और ये जो मेरा ग्रह है दूसरा वाला, ये भी यहाँ 120 डिग्री के बाद में किसी डिग्री मिनट और सेकंड में स्थित है। इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ये जो मेरा ग्रह 2 है ये भी केतु के नक्षत्र में है। लेकिन उस डिग्री पर जाकर जब हम देखते हैं कि जब हम इस नक्षत्र को जब हम 9 असमान भागों में विभाजित करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो पहला वाला जो मेरा ग्रह है ये किसी उपनक्षत्र ए में है, और ये जो है मेरा ये किसी, या अभी हम ए नहीं लेते, ये मान लीजिए कि मेरा किसी पी उपनक्षत्र में है और ये मेरा जो है वो किसी क्यू उपनक्षत्र में है। तो ये दोनों ग्रह सेम ही नक्षत्र में स्थित हैं, लेकिन इनके उप नक्षत्र जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ग्रह की दशा में उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा निर्देशित या दर्शाए गए भावों के परिणाम मिलेंगे, लेकिन वो परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, उस ग्रह के उप नक्षत्र से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, उस ग्रह के उप नक्षत्र से पता चलेगा। ये जो थी दोस्तों ये सबसे बड़ी खोज थी कृष्णमूर्ति पद्धति की, जो कि गुरुवर KS कृष्णमूर्ति जी ने की थी, ठीक है। अब आगे ना अभी हम इसी को बहुत डिटेल में और समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ये पेज भर गया है तो इसे हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। थोड़ा सा बस अभी समय लगेगा दोस्तों, जल्दी से हो जाएगा ये। तो ये और फिर यहाँ पर जो है वो ये, ठीक है। अब फिर से ना दोस्तों मैं ये बनाता हूँ यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, है ना, कोई और इसका मकसद नहीं है अपना। तो यहाँ पर ना ये मैंने सर्किल फिर से बना लिया है और इस सर्किल को जो है ना मैं यहाँ पे सेंटर मान के फिर से जो है तो ऐसे 3 भागों में जो है मैं विभाजित कर दे रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, सर्दी है थोड़ी सी, है ना। यहाँ पर ये एक नक्षत्र है, यहाँ पर ये एक दूसरा नक्षत्र है और यहाँ पर ये एक तीसरा नक्षत्र। और हम जानते हैं कि ये तीनों ही जो नक्षत्र हैं, इस नक्षत्र का स्वामी भी क्या है, केतु है, और इस नक्षत्र का भी जो स्वामी है वो केतु है। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो मेरा नक्षत्र है इसका स्वामी भी क्या है, केतु है। अब बात कहाँ पे आती है, बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पर एक ग्रह जो है वो स्थित है आपकी कुंडली में, ठीक है। और यहाँ पर शुरू में ही एक और जो ग्रह है वो स्थित है। अब ये जो मेरा प्लैनेट है इसे मैं ग्रह A बोल देता हूँ, और ये जो मेरा प्लैनेट है समझते जाइएगा, है ना, इसे मैं ग्रह B बोल देता हूँ। तो मेरे पास में क्या है,
ग्रह ए है और ग्रह बी है, और इन दोनों ही ग्रहों का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है वो केतु है, और इसका नक्षत्र स्वामी ग्रह भी जो है वो केतु है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो मेरा ग्रह है इसका एक उपनक्षत्र स्वामी भी होगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि प्लैनेट ए का जो है वो उपनक्षत्र स्वामी ए है, और ये जो मेरा प्लैनेट बी है इसका जो उपनक्षत्र स्वामी जो है ये मेरा बी है। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये मेरा जो स्पान था 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट का, इसे मैंने क्या किया, इस नक्षत्र को ना मैंने डिवाइड किया 9 अनइक्वल पार्ट्स में। तो ये जो मेरा ये जो नक्षत्र था ये केतु का था, तो जब उसमें उपनक्षत्र आया तो पहला केतु का आया, फिर उसके बाद में शुक्र का आया, फिर उसके बाद में जो है वो सूर्य का आया, फिर चंद्रमा का आया, फिर मंगल का आया, फिर राहु का आया, फिर गुरु का आया, फिर शनि का आया, और फिर बुध का आया। इस तरह से ये जो है मेरे पूरे उपनक्षत्र आए इस 0 डिग्री 30 मिनट के बीच में। जब मैंने क्या किया, इसे अनइक्वली डिवाइड किया विंशोत्तरी दशा के अनुसार। वो पूरे फॉर्मूले वगैरह दोस्तों मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन उससे क्या है वीडियो में ज़बरदस्ती लेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी, वो अभी अपन नहीं करते। अब अपन यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। तो ग्रह जो है वो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के अनुसार परिणाम देगा। वो परिणाम अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? उपनक्षत्र स्वामी से। अब यहाँ पर जो ये जो ग्रह है, मान लीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि ये जो मेरा ग्रह है ये सूर्य है, और सूर्य जो है मेरा वो केतु के नक्षत्र में है। सूर्य जो है मेरा वो क्या है, केतु के नक्षत्र में स्थित है, और इसका जो उपनक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है। ठीक है, फिर ये जो मेरा दूसरा ग्रह है, अभी हम उदाहरण के लिए समझ रहे हैं कि जो मेरा दूसरा ग्रह है ये चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मेरा ये केतु के नक्षत्र में स्थित है, और अभी थोड़ी देर के लिए हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इसका जो उपनक्षत्र स्वामी ग्रह है वो गुरु है। तो सूर्य बोल रहा है कि मैं अपनी दशा में तुम्हें केतु ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम दूंगा। चंद्रमा भी यही बोल रहा है कि मैं अपनी दशा में तुमको केतु ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम दूंगा। लेकिन वो परिणाम भोगने के बाद, उन ग्रहों के परिणाम भोगने के बाद तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा या एक्चुअल में क्या होगा, वो किससे पता चलेगा? उपनक्षत्र स्वामी के थ्रू हमको पता चलेगा। तो प्लैनेट होता है दोस्तों हमारे पास में, ग्रह होता है, फिर ग्रह का जो है अपने पास में क्या होता है, नक्षत्र स्वामी ग्रह होता है। ठीक है, और फिर इस नक्षत्र स्वामी ग्रह के अनुसार हमें ये कितने डिग्री मिनट सेकंड पे ये मेरा ग्रह है उसके अनुसार हमें पता चलता है कि उसका उप नक्षत्र स्वामी ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं ना अभी आपको एक दैनिक जीवन का उदाहरण देके थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। तो ये ग्रह जो है ये बोल रहा है कि मैं अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम दूंगा। तो ये बोल रहा है, मान लीजिए अभी एक उदाहरण के लिए, कि मैं जो है आपको भोजन करवाऊंगा, भोजन करवाऊंगा। इस केस में भी हम सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सूर्य है, चूंकि वो केतु के नक्षत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है वो? केतु के नक्षत्र में स्थित है। तो केतु क्या बोल रहा है कि मैं अपनी दशा में आपको भोजन करवा दूंगा, लेकिन भोजन करने के बाद में क्या होगा?
भोजन करने के बाद में क्या होगा, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स क्या होगी, वो हमें उपनक्षत्र स्वामी से पता चलेगा। तो यहाँ पर जो उपनक्षत्र स्वामी हैं शुक्र, वो बोलता है कि जब आप भोजन कर चुके होगे, जब आप भोजन कर चुके होगे उसके बाद में आपको उल्टियाँ होंगी। तो ग्रह ने अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम आपको दे दिए। ग्रह ने बोला कि मैं अपनी दशा में आपको भोजन करवा दूंगा, लेकिन उपनक्षत्र स्वामी क्या बोल रहा है कि भैया आप भोजन कर लोगे लेकिन उसके बाद में आपको उल्टियाँ होनी हैं, उल्टियाँ होंगी और फिर तबीयत खराब होगी। ये बोल रहा है ग्रह, उपनक्षत्र स्वामी ग्रह। ठीक है। वहीं पे अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं तो यहां पर हमारे पास में क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा का भी जो, चूंकि नक्षत्र स्वामी ग्रह तो एक ही है, तो वो बोल रहा है कि मैं आपको क्या करूंगा, भोजन करवाऊंगा। क्योंकि केतु है ना उपनक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी जो है, सॉरी केतु, और केतु जो अपने भाव प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है मान लीजिए कि वो भोजन करवाने वाले हैं। लेकिन जब चंद्रमा जो है वो चूंकि केतु के नक्षत्र में स्थित है, तो चंद्रमा की दशा में तो केतु भोजन करवाने का काम करेगा। लेकिन भोजन करवाने के बाद में क्या होगा, तो केतु बोलता है, मतलब यहाँ पर गुरु जो है, ठीक है, यहाँ पर ये कौन था, ये था शुक्र। ये कौन सा ग्रह था हमारा, ये था शुक्र, जो ये बोल रहा था कि ठीक है केतु ने तुमको खाना तो खिला दिया, लेकिन शुक्र जो है वो क्या बता रहा है, उल्टियाँ होंगी, तबीयत खराब होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा है। तो ये हो जाएगा आपके साथ में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है समझिएगा बहुत अच्छे से। चंद्रमा की दशा में भी नक्षत्र स्वामी केतु ने कहा कि मैं आपको भोजन करवा दूंगा, लेकिन गुरु ने बोला कि उसके बाद में भोजन करने के बाद में आपको तृप्ति होगी टोटली, और फिर बढ़िया नींद आएगी। तो देखो, दो ग्रह जो एक ही नक्षत्र में स्थित थे, उन्होंने अपनी दशा में अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के अनुसार आपको परिणाम दे दिए, लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास में है, उपनक्षत्र स्वामी के पास में है। तो एक केस में जहां पर वो उपनक्षत्र स्वामी क्या कह रहा था, मतलब उपनक्षत्र स्वामी कह रहा था कि उल्टियां होंगी, तबीयत खराब होंगी, शुक्र के केस में, है ना, वहीं पर वो गुरु के केस में क्या बोल रहा है, वो गुरु के केस में बोल रहा है कि भैया केतु आपको भोजन करवा देगा, उसके बाद आपको हम तृप्ति करवाएंगे, प्रॉपर भोजन करके आप तृप्त हो जाओगे और उसके बाद में बढ़िया नींद आ जाएगी। तो ये किस तरह से कृष्णमूर्ति पद्धति काम करती है। सूर्य चूंकि केतु के नक्षत्र में है, केतु जो है वो विवाह का प्रॉमिस दे रहा है, केतु 7वां भाव जो है वो बता रहा है, ठीक है, लेकिन विवाह करने के बाद में क्या होगा, तो उपनक्षत्र स्वामी बोल रहा है कि मैं तो तलाक करवा दूंगा। और यहां पर ये जो दूसरा ग्रह है जो कि केतु के नक्षत्र में है, केतु विवाह करवाने के लिए हाँ बोल रहा है, लेकिन उपनक्षत्र स्वामी बोल दे रहा है कि बॉस शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। समझते जाइएगा ये चीज, है ना। पहला ग्रह बोल रहा है कि मैं अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के माध्यम से आपको भोजन, मतलब चलिए भोजन वाला एग्जांपल अब नहीं लेते, ग्रह बोल रहा है कि मैं अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के माध्यम से आपको वाहन खरीदवा दूंगा। दूसरा ग्रह भी उसी चूंकि नक्षत्र स्वामी में स्थित है, उसी नक्षत्र में स्थित है, तो उसका नक्षत्र स्वामी ग्रह कह रहा है, दोनों के सेम है, कि मैं भी आपको क्या करूंगा, भोजन करवाऊंगा, सॉरी गलत बोल दिया दोस्तों, मैं भी क्या करूंगा, आपको वाहन खरीदवाऊंगा, माय मिस्टेक, कृपया क्षमा कीजिएगा। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि मैं वाहन खरीदवाऊंगा और उसके बाद वाहन बहुत अच्छा चलेगा, और ये बोल रहा है कि मैं वाहन खरीदवाऊंगा और उसके बाद एक्सीडेंट भी करवा दूंगा। तो ये ग्रह नक्षत्र और उपनक्षत्र ना इस तरह से काम करते हैं। ग्रह बोल रहा है कि मैं अपनी दशा में आपको पानी पूरी खिलवाऊंगा, जैसे हम गोलगप्पे कहते हैं,
उपनक्षत्र स्वामी बोल रहा है कि उसके बाद तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ पर ये बोल रहा है, दूसरा ग्रह समझते जाइएगा, ये बोल रहा है कि मैं भी अपनी दशा में तुमको पानी पूरी खिलवाऊंगा और उसके बाद मिर्ची लगेगी बहुत ज़्यादा। उदाहरण के रूप में ये मैं समझा रहा हूँ है ना अभी। तो अब आपको यहाँ से ना ये ग्रह, नक्षत्र स्वामी ग्रह और उपनक्षत्र स्वामी ग्रह का जो है पूरा पूरा आपको क्लियर हुआ होगा फंडा, ठीक है। और ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये तो मतलब अगर आप मेरा पहला वीडियो भी देखेंगे ना कृष्णमूर्ति पद्धति का, आप देखिएगा ज़रूर, तो वहाँ पर भी मैंने ये डायग्राम जो है स्लाइड्स वगैरह में बना के समझाए हुए थे, ठीक है। लेकिन आज क्या है, मुझे ये ग्रह, नक्षत्र और उपनक्षत्र वाली चीज़ थोड़ी सी समझानी थी, इसलिए हमने क्या है इस तरह से जो है ये थोड़ा सा चीज़ों को समझा। तो प्लैनेट जो है वो सोर्स है, ठीक है। नक्षत्र स्वामी ग्रह जो है वो बताता है इन्वॉल्वमेंट, किन भावों की इन्वॉल्वमेंट होगी, और इसके बाद में क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स जो है वो उपनक्षत्र स्वामी के थ्रू आपको पता चलेंगे कि इस ग्रह की दशा में जब आप इसके नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम भोग लोगे तो उन परिणामों को भोगने के बाद में क्या होगा, उन परिणामों को भोगने के बाद में क्या होगा। तो एक प्लैनेट है दोस्तों जो कि अपने नक्षत्र स्वामी में आपको 7 बता रहा है और उपनक्षत्र स्वामी में बता दे रहा है 2, 7 और 11। मतलब कि आपकी शादी करवाएगा और उसके बाद में क्या होगा, आपको परिवार में वृद्धि भी होगी, शादीशुदा जिंदगी का फल बहुत अच्छे से मिलेगा और जो आपकी इच्छा पूर्ति है वो भी हो जाएगी। लेकिन वहीं पे ना एक दूसरा ग्रह है जो बोल रहा है कि मैं शादी तो करवा दूंगा, लेकिन शादी के बाद में जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, तलाक करवा दूंगा मैं, मैरिटल लाइफ में जो है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखूंगा और इसके बाद में मैं डिटैचमेंट भी करवा सकता हूँ। तो ये मतलब कैसे ना, मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है वो और ये जो रिजल्ट्स हैं जिसे हम कमिटमेंट बोलते हैं वो किस तरह से डिफर होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि ये इन्वॉल्विंग 7 कर रहा है और कमिट कर रहा है 2, 7, 11 को, तो ये मैरिज के लिए अच्छा है। ये इन्वॉल्व कर रहा है 7 को और फिर ये कमिट कर रहा है 6, 8 और 12 से, तो ये जो है मैरिज के लिए एक तरह से गलत है ना। तो ये किस तरह से क्या है कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो काम करती है वो मैंने अभी आपको जो है बताया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ और चीज़ें मतलब अभी आपको बताना चाह रहा था, है ना, ये थोड़ा सा समझना अभी ज़रूरी है। तो ये ना मतलब आप इस तरह से ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरी कुंडली है, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये 5वां भाव है, ये 6वां भाव है, 7वां भाव है, ये 8वां भाव है, ये 9वां भाव है, ये 10वां भाव है, 11वां भाव है और ये 12वां भाव है, ठीक है। तो हर भाव से 7वां भाव, हर भाव से 12वां भाव जो है उसका नाश करता है या फिर उसकी हानि करता है या फिर उस भाव के द्वारा दर्शाए गए कारक तत्वों में बदलाव करता है। जैसे कि विवाह के लिए अगर हम 2, 7 और 11 लेते हैं तो दूसरे भाव से जो 12वां भाव है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसका 12वां भाव हो जाएगा 1। 7वें भाव से 12वां भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो हो जाएगा 6वां और ऐसे 11वां का हो जाएगा 10वां। तो ये मैरिज गिविंग नंबर्स हैं और ये मैरिज को निगेट करने वाले नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है चेक किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें समझनी है वो थोड़ा भी आप देखिएगा, ठीक है। जब हम सामने वाले व्यक्ति की बात करते हैं, जब हम प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं, जहाँ पर हमें प्रॉपर्टी बेचनी है, समझिएगा, या हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, सामने वाले को बेचनी है, ठीक है, एक कंडीशन ये हो जाएगी। या हम लिटिगेशन की बात करते हैं या हम लेन देन की बात करते हैं, तो उस केस में हम सामने वाले व्यक्ति की बात करते हैं। सामने वाला व्यक्ति, मेरे सामने वाला व्यक्ति कौन होगा, ये 7वां व्यक्ति होगा जो 7वें भाव में जो बैठा हुआ है। तो अगर मैं इस वाले चार्ट को ऐसा रोटेट कर दूं, मतलब अगर मैं 7वें भाव को जो है यहाँ पर यदि लगन बना दूं, अब अच्छे से समझते आना दोस्तों, है ना। तो ये मेरा पहला भाव हो जाएगा, ये दूसरा भाव होगा, ये तीसरा भाव होगा, ये चौथा भाव होगा,
ये 5वां भाव होगा, ये 6वां भाव होगा, ये 7वां भाव होगा, ये 8वां भाव होगा, ये 9वां भाव होगा, ये 10वां भाव होगा, ये 11वां भाव होगा और ये 12वां भाव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत अच्छे से हमको कुछ चीज़ें जो है वो समझनी है। तो दोस्तों अगर मैं अपने लिए बात करूँ, तो मुझे धन गिविंग, जो मनी प्रोवाइडिंग नंबर्स हैं, धन देने वाले जो भाव हैं, वो दूसरा भाव होता है जिसे हम एक्यूमुलेटेड वेल्थ बोलते हैं। 11वां भाव होता है जो कि ग्राहक से आने वाला पैसा होता है, और 11वां भाव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा हमारे लिए जो 2, 6 और 11 भाव है, वो सामने वाले के लिए, अपोजिशन वाले व्यक्ति के लिए जो हमारा दूसरा भाव है, देखिएगा यहाँ पर हमारा जो दूसरा भाव है वो उसके लिए 8वां भाव है, हमारे लिए जो 6वां भाव है वो उसके लिए 12वां भाव है, और हमारे लिए जो 11वां भाव है वो उसका क्या है, 5वां भाव है। तो जब सामने वाला व्यक्ति पैसे खर्च करेगा, सामने वाला व्यक्ति 12वां भाव मतलब कि हानि, सामने वाले व्यक्ति को जब धन की हानि होगी तब हमें पेमेंट मिलेगी। इसलिए हमारा जो 6वां भाव है, ये अभी आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 9 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं उसको घुमाऊं तो ये 6वां भाव है ना। तो जब सामने वाले व्यक्ति को, समझते जाइएगा दोस्तों, जब सामने वाले व्यक्ति को धन की हानि होगी तब हमें धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो हमारे लिए जो मनी गिविंग नंबर्स हैं वो होते हैं 2, 6 और 11, और सामने वाले के लिए जो मनी गिविंग नंबर्स हैं वो होते हैं 5, 8 और 12। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों जो अभी मैंने आपसे कहा। ठीक है, अब हम एक बार क्या करते हैं, अभी हम सामने वाले को ही लिए हुए हैं। ठीक है, अब ना बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति की। सामने वाले व्यक्ति का धन भाव कौन सा होगा, सामने वाले व्यक्ति का धन भाव होगा दूसरा, फिर इसके बाद में उसका जो धन भाव है वो होगा 6वां, और फिर जो उसका धन भाव है वो होगा 11वां। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। तो जब हमारी 2, 6, 11 वाली कंडीशन चल रही होगी तो सामने वाले व्यक्ति की 5, 8, 12 वाली चल रही होगी, और जब हमारी 5, 8, 12 वाली चल रही होगी तब सामने वाले व्यक्ति की क्या चल रही होगी, 2, 6, 11 वाली कंडीशन चल रही होगी। ये अभी मैंने आपको इस तरह से चार्ट बना के जो है वो बहुत डिटेल में जो है समझाया। ठीक है, तो ये भी चीज़ मतलब जब आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि दूसरा, 6वां, 11वां भाव और फिर ये जो 5वां, 8वां और 12वां भाव है किस तरह से क्या होते हैं, लिंक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये एक मतलब कि मैं जो कि जातक हूँ, मेरा जो दूसरा, 6वां और जो 11वां भाव है वो मेरे अपोजिशन के लिए 8वां, फिर 12वां और फिर 5वां भाव हो जाता है। ठीक है, और मेरे अपोजिशन वाले के लिए जो 2, 6 और 11 भाव हैं, मेरे अपोजिशन वाले के लिए जो 2, 6 और 11 भाव हैं वो मेरे लिए 8, ठीक है, 12 और फिर 5 भाव हैं। तो जब मेरे सामने वाले व्यक्ति को पैसा मिलना होगा तो मेरे में क्या होगा, 5, 8, 12 जैसे नंबर्स आएंगे। इसलिए जब 5, 8, 12 जैसे नंबर्स आते हैं तो अपन बोल देते हैं कि भैया आपकी पेमेंट रुक जाएगी, ये चीज़ें अपन बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें मतलब कि समझना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस हिसाब से जो है मैंने ये आज का वीडियो जो है वो तैयार किया था। तो ये सामने वाली कुंडली और अपनी कुंडली लेके जो है मैंने मतलब वो चीज़ आपको समझाई। ये मैं एक बार और जल्दी से आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये एक कुंडली है, ये मैं अभी अपने को लेके चल रहा हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर ये 12। ठीक है, अब समझते जाइएगा। ये मैंने अभी अपने लिए बात की। अब जब मैं सामने वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं 7वें भाव को क्या करूँगा, लगन बना दूंगा। तो ये मेरा पहला भाव हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, 10वां, ये 11वां और फिर ये 12वां।
ठीक है, इस तरह से मतलब जो है हम बात करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से मैं एक बार बताता हूँ कि ये जो है, ये नीले वाले पेन से मैंने खुद को जो है वो बनाया हुआ है, ये मैं हूँ। तो मेरा जो दूसरा, छठवां और जो 11वां भाव है वो उस सामने वाले व्यक्ति के लिए, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे पलटा दूं तो मेरा जो दूसरा भाव है ये देखो, वो उसके लिए 8वां भाव है, और ये जो मेरा 11वां भाव है वो उसके लिए 5वां भाव है, जो मेरा 6वां भाव है वो उसके लिए 12वां भाव है। तो जो मेरे लिए जो क्या है, 2, 6 और 11 है, वो उसके लिए क्या है, 5, 8 और 12 है। अब अभी अपन उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति के लिए, वो जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके लिए जो 2, 6 और 11 है, उस सामने वाले व्यक्ति के लिए जो कुछ भी 2, 6, 11 है, उसके जो मनी गिविंग नंबर्स हैं, उसको अगर मैं अपने लिए देखूं, देखो यहाँ पे अब मैं, तो ये 5, ये 8 और ये 12, तो उसको जो मनी गिविंग नंबर्स हैं वो मेरे को कंगाल करने वाले नंबर्स होते हैं। ये क्या आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी अपन को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ पाता कि ये कैसे हो रहा है, तो वो अभी मैंने क्या है आपको करके बता दिया। आप लोग विद्वान लोग हैं, आपको पता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर बिगिनर व्यक्ति जो कृष्णमूर्ति पद्धति सीखना चाह रहा है, वो अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो उसे कम से कम ये चीज़ पता रहे, उसके साथ ऐसा ना हो। दोस्तों, ये चैनल हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है ना, आप लोग मतलब कहाँ कहाँ से हैं, तो मेरा ये निवेदन होगा कि आप लोग अपना नाम और आप लोग किस ज़िले से हैं, नाम सिर्फ फर्स्ट नेम बस बताइएगा, पूरी जानकारी नहीं देनी है आपको आपका नाम और जो है मतलब आप कहाँ से हैं, ये आपको जो है इस वीडियो के प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझी हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है दोस्तों, आप कोई भी हमारे 5 वीडियोस को जो है वो देखिए, उन्हें लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। फिर जो आपने कमेंट किया है एज अ प्रूफ, मतलब बस, ठीक है, तो वो जो आपने कमेंट किया है उस वीडियो पे, लाइक और कमेंट जो आपने किया है, वो क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में, क्या आपकी एक तरह से अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं कोई इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट 5 वीडियोस के आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। तो मतलब रैंडमली 3-4 लोगों को चूज़ करके ना, मतलब मेरे पास में बुक्स हैं बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की, तो वो पर रैंडमली कोई भी जो बुक है वो मतलब आपके एड्रेस में आपसे व्हाट्सएप पे मैं ले लूँगा और वहाँ पर जो है कोरियर में भेज दूँगा। बुक्स एकदम नई क्वालिटी में है, ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ सेकेंड हैंड बुक वगैरह मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना, तब तक के लिए नमस्कार।